अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में ज़ोहरा फरख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दुआ। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। क्या है यार, ये कहाँ ले आए मुझे? तुम लोग, ये कोई जगह है घूमने की? अपने दोस्तों के साथ कार में बैठा वो बुरी तरह से झंझलाया हुआ था। ये एक मुतवसत तबके का छोटा सा पार्क टाइप ग्राउंड था जहाँ कोई मेला वेला लगा हुआ था। हर तरफ रंगीन कपड़े पहने लड़कियां, औरतें और मर्द हजरात भी। हर समत वैसे ही लोग जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे कहाँ आदत थी ऐसे मिडिल क्लास लोगों के हिजूम की, इसलिए वो गुस्से में था। हमें भी मालूम है इस मिडिल क्लास इलाकों में देखने लायक कोई चीज नहीं, मगर आज है, मजबूरन आना पड़ा। उसके दोस्त साहिब ने हाथ में पकड़ा सिगरेट का टुकड़ा एलियार की तरफ बढ़ाते हुए खबासत भरी शरारत से कहा था, आज ऐसा क्या है? उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए उसने भरपूर कश लिया। अभी अभी वो लोग कॉलेज आए थे तो नई जवानी का जोश, लड़के होने का एहसास, पैसे की ताकत का नशा। अपने दोस्तों के साथ एलियार भी कुछ दिन पहले ही अपने डैड से छुप छुप कर सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। सिर्फ सिगरेट नहीं, वो ड्रिंक भी कर ही लेता था। उसके दोस्तों के लिए आम बात थी, मगर एलियार पर कुछ पाबंदियां थी। वो फाइक साहिब से जरा डरता था, मगर नई नई चढ़ी जवानी वो आजकल अपने फुफ्फो और फाइक साहिब के पढ़ाए गए सारे दर्स भूलने लगा था। वो सोचने लगा था जो इस सब के दोस्त कर सकते थे वो क्यों नहीं। उसके सारे दोस्त सिगरेट पीते थे, लड़कियों से फ्लर्ट करते थे, कभी कभी ड्रिंक भी कर लेते थे, कुछ तो ड्रग्स भी ले चुके थे। लड़कियों का तो वो लोग टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते थे। उसने दिल की मानते हुए एग्जाम्स के बाद दोस्तों के साथ घूमना फिरना सारी अय्याशियां शुरू कर दी थी, मगर अब भी वो फ्लर्ट से बचा हुआ था। वजह लड़कियां उसे पसंद ही नहीं थी, इसलिए बस सिगरेट और डांस बार, कभी क्लब, कभी कोई और जगह या कुछ और, वो खुलकर मजे ले रहा था। साहिब ने इस बार मिडिल क्लास की नई नई जवान हुई लड़की पटाई है, तो आज उसकी वाली इसी मेले में आने वाली है। इससे यही मिलने का वादा किया है उसने। दूसरे दोस्त ने साहिब को देखते हुए आंख मारी थी। सबके कह के छूटे, बस एलियार ने कोई नोटिस नहीं लिया। बस सीट से टेक लगाए वो आराम से कुछ पर कुछ ले रहा था। उसे इन किस्सों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा एली, तुम यहीं बैठो, हम उसकी वाली से मिल के आते हैं, साथ मजे लेने हैं हमें। पार्क के उस पार कई लड़कियों का झुंड नजर आया तो सब साहिब के साथ उसकी कार से निकल गए। शीशे के उस पार लड़कियों का पूरा ग्रुप नजर आ रहा था। थर्ड क्लास लड़कियां और थर्ड क्लास अदाएं। उन्हें भी मालूम है कि ये लड़के बस फ्लर्टिंग ही करेंगे, फिर भी वो सामने की तरफ देखते हुए बहुत नफरत से बुड़बुड़ाया था। उसी गुस्से में उसने सिगरेट का जलता टुकड़ा कार के खुले दरवाजे के बाहर उछाला था। अल्लाह! अचानक इस सदा पर उसने तेजी से डोर से बाहर देखा। सिगरेट का टुकड़ा किसी लड़की के हाथ पर जा लगा था। वो लड़की वही हाथ पकड़कर सर झुकाकर बैठ गई थी। क्या हुआ समीन, क्या हो गया? उसके साथ खड़ी लड़की उस पर झुकी हुई थी। एलियार उस आवाज पर फौरन कार से बाहर निकला था। एक लड़की के सर से पैर तक चादर भी ढकी अपना हाथ पकड़े झुकी हुई अपने हाथ की पुष्ट पर फूंक रही थी, और दूसरी लड़की बार बार घबरा कर उस लड़की का शाना थाम कर झुकी हुई उसका हाल पूछ रही थी। आई एम सॉरी, मेरी गलती से सिगरेट लग गया आपको, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका था वो टुकड़ा। मैं वो उनके करीब आकर शर्मिंदगी से बोलना शुरू हुआ तो दोनों लड़कियों ने झटके से सीधे होकर सामने की तरफ देखा था, और वही पल था कि एलियार जिस लड़की का उसकी वजह से हाथ जला था, उस लड़की को देखकर जैसे बुत बन गया। कार में बैठकर सिगरेट नोशी कर रहे थे तो अपने आप को किसी रियासत का शहजादा समझ बैठे हो जो राहे रास्त चलते हुए किसी को भी जला दोगे तुम। सातवां लड़की उसी लड़की का हाथ उसकी आंखों के सामने करते हुए गुस्से से बोली। एलियार की निगाह उसके दूधिया गुलाबी हाथों की पुष्ट पर बने छोटे से सुर्ख निशान पर पड़ी और फिर उन हसीन आंखों में भरे मोतियों पर। वो नम आंखों से गुस्से से उसे देख रही थी। ए मिस्टर, पहले मेरी दोस्त को जलाया, अब उसे घूर रहे हैं, शर्म है कि नहीं तुम्हें?
उसके यकटक समीन को घूरते देखकर उसकी दोस्त भड़क कर बोली थी, सॉरी, आप चलें, मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ इन्हें। जल्दी से खुद को संभाल कर बहुत नरमी से उसकी तरफ देखा, जाकर खुद अपना इलाज करवाओ, बदतमीज, देखने की भी तमीज नहीं। उसकी खुद पर जमी निगाह पर समीन सुलग कर बोलती अपनी दोस्त का हाथ थाम कर मुड़ गई, बल्कि मुड़कर गई नहीं थी, उसका सब्र और करार लूट कर गई थी। एलियार ने अब तक किसी भी हसीन चेहरों से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, मगर ये हसीन चेहरा तो पहले ही निगाह में उसे मार ही गया था। वो हुस्न और मासूमियत का शाहकार थी। एलियार सब भुलाए जैसे बेचैनी से उसके पीछे भड़ा था। इतनी देर में उस भीड़ में दोनों पता नहीं कहाँ खो गई थी। वो बेचैनी से उन्हें ढूंढ रहा था। फिर उसे वो दोनों एक स्टॉल के सामने खड़ी दिखाई दे गई थी। प्लेट में गोलगप्पे भरे वो मिर्ची लगने के बावजूद भी खाए जा रही थी। उसका चेहरा, उफ, एलियार ने अपना दिल थाम लिया। उसकी आंखों से बहता पानी सुर्ख नाक और गुलाबी आतिशी हो चुके, कातलाना होंठ। एलियार सब भुलाए बस उसे देखे जा रहा था, बिना पलकें झपकाए, बिना अपनी जगह से हिले, ऐसे कि वो दोनों भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। एलियार का इस तरह से घूरना इस बार उसके चेहरे पर उसे घबराहट सी नजर आ रही थी। अपनी सहेली के कान में कुछ कहती वो दूसरी जानिब मुड़ गई, और वो जहां जहां भी गई उसे देखने की चाह में उसके पीछे पीछे था। जहां वो जाती एलियार उसे यकटक खड़ा घूरता रहता, यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी मालूम हो गया कि एलियार पहली बार किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। उस लड़की के पीछे वो उसके घर तक गया था। एलियार ने उसकी आंखों में बेइंतहा खौफ देखा तो वो कार वहां से भगा ले गया, मगर घर आने के बाद भी वही उसकी हालत थी। अपने कमरे में सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए वो चेहरा उसकी निगाहों के सामने था। बार बार वो झील सी आंखें जिनमें कुछ गुस्सा, कुछ खौफ उसे और हसीन बना गया था, मगर उसकी सुर्ख नाक, कभी वो कातिलाना कटाव वाले उसके पंख पर ऑरेंज शेड देते उसके होंठ, वो उस रात सो ना सका था। सुबह वो बिना कुछ खाए पिए ही उस लड़के के घर के गली के कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था। न जाने कितनी देर वो ऐसे ही गाड़ी में बैठा उसके ख्यालों में खोया हुआ बैठा रहा था। आखिरकार उसकी बेचैनी को करार मिल ही गया। वो उसे अपने डैड के हम उम्र आदमी के साथ बाइक पर बैठी नजर आई थी। उस आदमी को देखकर एलियार को जोर का झटका लगा था। कुछ चेहरे होते हैं जिन्हें वो सारी जिंदगी नहीं भुला सकते। ये चेहरा भी उन्हीं की एक चेहरों में से एक था। ये तो मुबीन अंकल हैं। तो क्या ये वही लड़की है जो मेरी? एलियार बुत बना हुआ कार में बैठा हुआ था। माजी में बिता हुआ वो पल याद आया था जब उसके डैड हॉस्पिटल में थे और उन्होंने उसे वादा ले लिए थे, एक फाइक की शादी अपनी मम्मी से करवाने की और दूसरा वादा फाइक साहिब की बेटी से निकाह करने की। वो बच्चा था जो हो रहा था। क्यों हो रहा था ये तो समझ नहीं पाया था कि ये सब क्यों है, मगर अपनी डैड की हालत पर रोते हुए वो उनसे सारे वादा वफा करना चाहता था। वो छोटा था, मगर इतना छोटा भी नहीं था कि सब भूल जाता। अब भी वो सारे चेहरे, सारे वाकयात उसे याद थे। वक्त ने सब पर धूल डाल दी थी, मगर मिटाया नहीं था। खुदा की कुदरत पर वो हैरान था। जिस निकाह को वो बिल्कुल भूला बैठा था, जिस निकाह की उसकी निगाह में कोई अहमियत नहीं थी, वो इस तरह उसे याद आएगा। और याद भी आया तो कैसे? कुदरत ने उसे अपनी मनकूहा के इश्क में उसे गिरफ्तार कर दिया। एलियार की आंखों में जैसे रोशनियां भरती चली गई। फिर उस दिन के बाद एलियार ने समीन का पीछा करना शुरू कर दिया। वो जहाँ होती एलियार वही होता। उसकी निगाहें हर जगह समीन को देखती रहती, मगर वो लबों से कुछ नहीं कहता। उसे कुछ कहना भी नहीं था, बस उसे देख देख कर सैराब होना था। कहना तो तब था जब वो मुकम्मल उसकी हो जाती, जब वो उसकी बाहों में होगी। उधर वो समीन की घबराहट और बेचैनी से भी आगाह था। जब भी वो उसे भोले से भी देख लेती तो मारे डर के उसकी पेशानी भीग जाती और एलियार को वो और भी प्यारी लगती। उसकी दीवानगी, उसकी मोहब्बत, उसके सारे दोस्त उसे उकसाते वो जाकर उसे कुछ कहे, प्यार का इजहार ही कर दे, मगर ना जाने कौन सी चीज थी जो उसे रोक देती थी। वो भी एक दिन था जब वो समीन के कॉलेज के गेट के पास अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा उसकी निगाह का मुंतजिर था। तभी
वो चारों गेट से निकलती दिखाई दी थी, जिसमें से एक लड़की जो उसकी इतला के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले ही समीन की दोस्त बनी थी, कुछ ही लम्हों में उसके सामने खड़ी थी। साथ ही डरती लरसती उसकी सहेलियां और वो खुद। ए मिस्टर, तुम क्यों मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहे हो? वो लड़की बहुत ताव से उसके सर पर खड़ी आकर चीखी थी। मैं सिर्फ देखने आता हूँ, तुमसे मतलब? डरना तो उसने कभी किसी से सीखा ही नहीं था। जो भी होता बेधड़क एक यही चीज उसने अपनी मम्मी से अपने मजाज में पाई थी। समीर ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। उसके देखने पर एलियार ने मुस्कुराकर उसे अपनी नजरों की गिरफ्त में ले लिया। समीर ने उलझन से उस दुबले पतले मगर लंबे कद के सांवले रंगत वाले लड़के को देखा, जिसके चेहरे पर सबसे खूबसूरत उसकी आंखें थी और उस चेहरे की कशिश और अब ये मुस्कुराहट वो क्यों से देखा देखा सा लग रहा था। मिस्टर, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे सड़क छाप आशिक, उसे परेशान करना छोड़ दो वरना। वो लड़की उसे उंगली दिखाती गराई तो एलियार ने नागवारी से उसे देखा। और परेशान करना नहीं छोड़ा तो? अपनी कार से टेक लगाकर वो सुकून से समीन के डरे डरे हसीन चेहरे को देख रहा था। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी आशिकी झड़ जाएगी। वो कुछ ज्यादा ही 30 मार खान बन रही थी। बस करो परवाह, चलो यहाँ से। और तुम भी समीन, उसकी कोई दूसरी सहेली घबरा कर समीन का हाथ पकड़ती उस लड़की से बोली थी। एलियार को लगातार अपनी जगह पर जमा और समीन को घूरते देखकर परवाह के अलावा तीनों डरी जा रही थी। ऐसे कैसे? इसका दिमाग तो दुरुस्त कर दो, परवाह कहकर अपना मोबाइल निकालकर कहीं कॉल मिलाने लगी। लुक मी, तुम्हारी धमकियों से मैं डरता नहीं। एलियार सीने पर हाथ बांधकर बेखौफी से वहीं खड़ा था। उससे मोहब्बत करता हूँ, सच्ची और खरी, और देखे बिना जी नहीं सकता, इसलिए यहाँ आता हूँ। बाकी तुम कौन होती हो बोलने वाली? ये मेरी है और इस लिहाज से ये हमारा मसला है। वो बहुत संजीदगी से समीन के घबराए चेहरे को देखते हुए फरवा से सख्ती से बोल रहा था। ये मेरी सहेली है, इसलिए ये मेरा मसला भी है। वो कुछ ज्यादा ही फैल रही थी। किस रिश्ते से? एलियार की पेशानी पर बल पड़े। फरवा चलो, आज ये दूसरी बार था कि उसने समीन की आवाज सुनी थी और उसकी प्यारी आवाज सुनकर उसका दिल कहा वो उससे भी कुछ कहे, और इस ख्वाहिश में उससे बोला था, अपनी दोस्त को समझा दो कि हमारे दरमियान ना आए। दोस्त है, दोस्त बनकर है। तुम सिर्फ मेरी हो। बोलो, क्या तुम मुझे कबूल करती हो? मोहब्बत का एक जहां लिए उससे पूछ रहा था और समीन का मुंह खुल गया। उफ, उसकी ये अदाएं, ये मासूमियत। एलियार का दिल उसके कदमों में गिर पड़ा। अपनी शक्ल देखी है आईने में कभी? कहीं से भी सूट करते हो तुम समीन को? ये ऐसी हसीन, और तुम? उसके साथ वाली सहेली कुछ ज्यादा ही फड़क रही थी। बड़ी हकारत से वो उसे देखकर तंजिया बोली थी। एलियार ने इस बार आंखें सुकेर कर उसे देखते हुए सीने पर बांधे हाथ खोलकर कमर पर रखे। सूट तो तुम भी नहीं करती हो उसके साथ, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। कभी तुम भी बगैर मेकअप के आईना देख लो गौर से। ये जो मेकअप ना होता तो रोड खाली हो जाता तुम्हारी शक्ल देखकर। उसके कड़वे लहजे में किए गए तंज पर समीन के साथ खड़ी उसकी सहेली बुरी तरह से हंसी थी और फरवा तवे पे जा बैठी। अभी उसने उंगली उठाकर कुछ कहना ही चाहा था कि एलियार तेजी से बोल उठा। तो मुझे जानती नहीं हो, मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ और बुरे लोगों के साथ बहुत बुरा। मुझे इससे मोहब्बत है और इसके बीच आने की इजाजत मैं हरगिज किसी को नहीं दूंगा। आइंदा जुबान संभाल कर बात करना, बल्कि बात ही मत करना। तुम्हारे जैसे 2 टके की लड़कियों में को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। समीन आंखें फाड़े उसके जलाल को देख रही थी, जो फरवा से इतनी बदतमीजी से बोल रहा था। इधर फरवा का चेहरा अहानत से सुर्ख हो गया। अभी वो कुछ और भी कहता कि 3-4 गुंडे टाइप इन लोगों के दरमियान आए थे, जो आते ही एलियार को पकड़कर पीटना शुरू हो गए थे। वो अपना पूरा दम खम लगा रहा था, मगर कुछ भी था, वो चारों इस वक्त उस पर भारी थे। सिर्फ फरवा को छोड़कर समीन और उसकी तीनों सहेलियां ये देखकर भागी थी। ना जाने क्यों भागते हुए समीन ने मुड़कर उधर देखा। उसका देखना था कि इन गुंडों की मार खाते हुए भी जख्मी एलियार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फाइक, आई कांट बिलीव दिस। एलियार को लड़की के मामले में पिटा गया है। वो बहुत दिनों से उस लड़की का पीछा कर रहा था और तुम्हें मालूम है वो ड्रिंक भी पीता है। मैंने उसके दोस्तों से पूछताछ की है, वो काफी दिनों से ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, बाहर जाता है। और अब लड़की का मामला तुम्हें मालूम है। सब कमिश्नर अपने सामने बैठे फाइक साहिब को देखते हुए बड़ी हैरत से उन्हें सारी इतला देते हुए कह रहे थे।
इस हादसे की खबर स्कूल के गेट कीपर ने पुलिस वाले को दे दी थी। पुलिस फौरन वहां आई थी। तब तक गुंडों ने उसे काफी मारा पीटा था। पुलिस को देखते ही वो गुंडे भाग गए थे, मगर गेट कीपर को फरवा ने बताया था वो समीन को छेड़ रहा था, इसलिए लोगों ने उसे पीटा। उसकी गवाही पर ही पुलिस उसे जेल में लॉकर बंद कर चुकी थी। और फिर जब फाइक को पता चला तो अब वो कमिश्नर के पास पहुंच गए, जो उनके दोस्त थे। एलियार भी एक तरफ सोफे पर कमिश्नर के ऑफिस में सर झुकाकर बैठा हुआ सब सुन रहा था। डैड के सामने हुई शर्मिंदगी अपनी चोटों से ज्यादा अजियत कर रही थी। उन्होंने इतने ताज्जुब और दुख से उसे देखा था कि एलियार का सर शर्म से झुक गया। फिर वहां से हॉस्पिटल और घर तक का रास्ता बड़ी खामोशी से तय हुआ था। घर में जो कयामत निगार ने बर्पा की सो अलग। निगार का गुस्सा, बड़ी अम्मा का अफसोस, साकिब की बहुत ज्यादा पड़ने वाली डांट, एहसास नदामत इतनी ज्यादा थी कि 2 दिन तक वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। तब फाइक ही थे जिन्होंने फिर से उसे हद से ज्यादा तवज्जो और प्यार देना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे समझाया, जिंदगी का मकसद बताया, साथ ही ये वादा भी किया कि वो खुद उस लड़की से उसकी शादी करवाएंगे। बस उसे वैसा बनना होगा जैसे वो चाहते हैं, और एलियार की जिंदगी का मकसद ही एक अच्छा इंसान बनना होगा। वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता, उनके साथ दरसों में भी जाने लगा। शुरू में सब अजीब सा लगा, मगर कहते हैं ना, जब अल्लाह हिदायत देना चाहे ना तो सारे रास्ते आसान बना देता है। ये अलग बात थी कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा हुआ था जो खुलकर बाहर आ गया। बड़ी माँ की प्यारी और नेक बातें। एलियार उनसे जिंदगी के ढंग सीख रहा था। सब ने मिलकर सारी बुरी आदतें छुड़ा दी। ऐसे ही 3 महीने गुजर गए, मगर इन 3 महीनों में वो सुमीन को जरूर देखता रहा था। हाँ, मगर अब छुप छुप कर। और जब उसे पता चला कि वो लड़की जो उसकी सहेली किस मकसद से बनी है, तो उसका दिमाग ही घूम गया। समीन उसकी जिंदगी बन चुकी थी और अपनी जिंदगी को वो कभी कोई मुसीबत में मुब्तला होते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस दिन की तरह वो भी तपती हुई गर्मी का एक आम दिन था जब उसने समीन को उस लड़की के साथ गेट छोड़कर जाते देखा था। मुबीन साहिब उसे शायद लेने नहीं आए थे और वो लड़की आराम से उसे शीशे में उतार कर अपने साथ ले जा रही थी। एलियार के ज़हन ने जल्दी जल्दी तरकीबों का ताना बाना बुना था। पहले कमिश्नर साहिब को फोन करके सारी डिटेल दी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चला था, मगर बहुत एहतियात के साथ, ताकि उस लड़की को खबर ना हो। गली एकदम सुनसान थी और धूप की शिद्दत से उसका सर चटक रहा था, मगर समीन को हिफाजत से उसके घर तक पहुंचाना था। इस एहसास से वो बिल्कुल चौकन्ना सा उनके पीछे लगा हुआ था। कहाँ है तुम्हारा हॉस्टल? मैं अब नहीं चल सकती। फरवा के साथ चलती वो थकने लगी थी। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से पैदल। वो तो हमेशा से नाजुक थी, जरा सा भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाबा और सारा आंटी के लाड प्यार ने उसे बहुत नाजुक बना दिया था। इन लोगों ने उसकी परवरिश हथेली का छाला बना कर की थी। क्या यार, एक तो तुम नाजुक बहुत हो। वैसे होता है, खुदा जब दिल भर कर हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। फरा ने पहले जलाकर फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा आतिशी गुलाबी हो रहा उठा था। जी नहीं, मैं नाजुक नहीं, बस गर्मी बहुत है, मुझसे चला नहीं जाता इतना। वो अपनी चादर से आया पसीना पोंछकर मुंह बना चुकी थी। हाँ भाई, महारानी जो ठहरी तुम। मेरा ख्याल है वो लड़का तुम्हारी इन अदाओं पर ही मरा होगा। साथ चलती फरवा ने उसके गाल नोचे। अल्लाह, वो एकदम से चीखी। यार तुम तो बड़ी नाजुक हो, अब तो ये नाजुकपन खत्म हुई समझो। फरवा मैनी खेजी से हंसती, बड़ी अजीब सी लगी थी उसे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हैरान हुई तो फरवा ने मुंह खोला ही था कि सामने देखा फरा तो फरा समीन भी सहम कर ठहर गई। कहाँ ले जा रही हो उसे? आंखों में आग जबरे कसे वो फरवा को घूर रहा था। ओ, तो उस दिन की मार से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो आज फिर आए हो? बड़े पक्के आशिक हो। फरवा सारी हैरत भुलाकर मजाक उड़ाती उसे देखने लगी। मुझे अपने पाले गए गुंडों से पिटवा कर तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम मेरी जिंदगी मुझसे छीन लो? वो बहुत सर्द निगाहों से फरवा को घूर रहा था। समीन तो चुप की चुप खड़ी थी। उस लड़के की आंखों से तो वो पहले ही खौफजदा थी। अब तो जैसे वो फरवा को मार ही डालने के लिए घूम रहा था। ये मेरी दोस्त है, मैं इसे जहाँ ले जाऊं। तुम कौन होते हो?
न जाने क्यों फरा भी दिल ही दिल में घबराई थी। उस दुबले पतले लड़के में कोई तो बात थी जो वो नर्वस कर रही थी। कहाँ ले जाओगी? वहीं जहां उसका सौदा किया है, वो बोला तो फरवा के साथ साथ समीन का भी मुंह खुल गया। तुमने गलत लड़की को चुनकर अपना बहुत नुकसान कर लिया है। शाइस्ता जहां उसके मुंह से अपनी असली शिनाख्त सुनकर उसे शौक लगा था, मगर जल्द ही वो खुद को संभाल गई। चलो, जब पता ही चल गया है तो कोई बात नहीं। उसके साथ साथ तुम्हें भी बताती चलूं, ये हमारा इलाका है और यहाँ आते सब अपनी मर्जी से हैं, मगर जाते हमारी मर्जी से हैं। वो क्या कह रही थी? समीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो हैरानी से बस उसे मोबाइल निकालते देख रही थी। जब उसने कहा था मोबाइल दे दो, बाबा को कॉल करना है, तो इससे कह दिया था कि मोबाइल भूल आई है, मगर अब और उसके आगे समीन सोच ही नहीं पाई। इससे पहले कि वो कॉल करके अपने गुंडों को बुलाने की कोशिश करती, एलियार का पड़ने वाला एक ही हाथ उसे होशो हवा से बेगाना कर चुका। फरवा को सीधे सीधे जमीन पर गिरते देखकर समीन ने चीखना चाहा, मगर इससे पहले ही एलियार का हाथ ढक्कन की तरह उसके मुंह को बंद कर चुका था। समीन के मुंह को बंद किए ही उसे खींचता हुआ गली से बाहर ले आया। इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसे जबरदस्ती उसकी सारी मज़ाहमत के बावजूद भी अपनी कार में बिठाकर डोर लॉक कर चुका और खुद को आकर ड्राइविंग सीट संभाल कर कार स्टार्ट कर दी। तुमने फरवा को मार डाला? एलियार ने बड़ी नागवारी से रुख मोड़ कर उधर देखा जहां वो मरने की हद तक खौफजदा हुई डोर से लग कर बैठी बुरी तरह से डरी डरी बोली। उसकी दिली तमन्ना थी कि वो उससे बात करे, मगर बोली तो भी क्या? मारा नहीं है, बस बेहोश किया है। घबराओ मत, उसकी जैसी लड़कियां मरती नहीं, वो संजीदगी से बताकर तेजी से कार दौड़ा रहा था। नहीं, तुमने उसे मार डाला है, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे भी ऐसे ही मार दोगे। ए लो, एलियार का दिल कहा अपना सर पीट ले। किस खुशी में तुम्हें मारूंगा? वो उसकी तरफ देखकर बहुत तंज से बोला था। तुम मुझसे भी बदला लोगे। आयशा सही कह रही थी, ऐसे लड़कों को मुंह नहीं लगाते, वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। फरवा ने तुम्हें पिटवाया तो तुमने उसे मार डाला और अब तुम मुझे भी मार दोगे। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं मर जाऊंगी अब। वो एकदम से रोते हुए बहुत मासूमियत से बोली। चेहरे पर उठती हवाइयां एलियार को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी, मगर निचले लब को दांतों में दबाए वो चौकन्ना होकर कार ड्राइव कर रहा था। जब तक पुलिस नहीं आ जाती वो उस एरिया से दूर रहना चाहता था। तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे बदला मत लो। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था, कसम से। उस दिन सब फरवा ने किया था। मुझे मत मारो। हर बार बस यही बात रटी हुई थी। एलियार ने नागवारी से रोती समीन को देखा। तुम्हारी दोस्तें ड्रामा सीरियल ज्यादा देखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना और उसकी फिक्र मत करो, उसे बस बेहोश किया है। अब उसे होश पुलिस स्टेशन में ही आएगा। एक नजर रोती समीन को देखकर वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला था। समीन पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर और लरस गई। देखो, मुझे माफ कर दो, सच कह रही हूँ, मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था। वो फरवा ने सब किया था। मैं तो बहुत मना कर रही थी उसे, प्लीज मुझे बेहोश करके पुलिस स्टेशन मत ले जाओ। इस बार एलियार ने वाकई अपना सर पीट लिया। कहते हैं हसीन लड़कियों के दिमाग कम होते हैं, तुम्हारा तो बिल्कुल सिरे से खाली लग रहा है। उसकी तरफ देखकर वो नाक बूंद चढ़ाता उसे घूर भी रहा था। उसके घूरने पर वो सीट पर और भी दुबकी थी। मुझे जाने दो, वही मिन्नत, अब तो बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी। मुझे तुम्हारा अचार नहीं डालना, चुपके से बैठी रहो और ये रोना धोना भी बंद करो। वो झिड़क कर फिर से सामने की तरफ देखने लगा। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है प्लीज। समीन बेतहाशा रोना। उस बार उसने कार एक तरफ रोड के किनारे रोक दी। कार रुकी तो समीन का खौफ भर चुका था। वो उसकी तरफ पूरी तरह से रुख मोड़कर समीन के डरे डरे चेहरे को देख रहा था। इतना रोया क्यों जा रहा है? वो बहुत प्यार से पूछ रहा था, आंखों में वालहाना मोहब्बत लिए। तो क्या हंसूं? तुम मुझे जबरदस्ती उठा कर ले आए हो, अब ना जाने क्या करो, शायद जेल में डाल दो, मुझे भी पिटवा दो और मैं रोऊं भी ना, मुझे पुलिस स्टेशन भी लेकर जा रहे हो। वो तरता रोते हुए बोलती चली गई तो एलियार बेख्तियार हंसता चला गया। समीन उसे हैरत और गुस्से से देख रही थी जो उसकी बात पर हंस रहा था। डर के बावजूद भी समीन ने गौर किया था वो हंसते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी हंसी बहुत भली सी थी, ऐसा कि वो लगातार उसे देखने लगी।
यार तुम वाकई बहुत मासूम हो। वो अपना सर झटक कर अब भी हंस रहा था। फिर संजीदा होकर खुद को देखती समीन को देखा। तुम्हें नहीं लाता तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी होती। फुलिश गर्ल। वो उसकी चादर वाले सर पर 2 उंगली की नोक मारकर बहुत नरमी से बोला, तुम भी मुसीबत ही हो, मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हो। तपे हुए जवाब पर एलियार ने मुंह टेढ़ा किया। है, तुम जो भी समझो, चलो तुम्हें दिखाता हूँ कौन ज्यादा मुसीबत है। वो संजीदा नजरों से उसे देखकर फिर से कार स्टार्ट कर चुका था। वो कार दोहराते हुए फिर से वहीं ले आया था जहां जिस गली से उसे लेकर निकला था। समीन बेहद ताज्जुब से पुलिस के एहलकारों को देख रही थी। हर तरफ पुलिस और उनके साथ कई लड़कियां और गुंडे टाइप, वो बदमाश भी जो उस दिन थे। एलियार कार का डोर खोलकर बाहर निकला था। समीन बहुत हैरत से उसे पुलिस से हाथ मिलाते देख रही थी, यहाँ तक कि वो फिर से कार में बैठ गया। ये जो तुम्हारी दोस्त बनी थी सिर्फ तुम्हें अपने गैंग में ले जाने के लिए, उनका यही काम है। वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाती हैं। और समीन का उठता रंग एलियार ने बात अधूरी छोड़ दी। छोड़ो, अब जो है वो तुम देख चुकी, और डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो दोबारा कार स्टार्ट करता उससे संजीदगी से बोला था। समीन अब सर झुकाए बैठी फरवा के बारे में सोच रही थी, जिसे अभी कुछ देर पहले उसने कार में बैठे हुए पुलिस के साथ जाते देखा था। अब वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि सब समझती नहीं। अगर वो नहीं आता तो समीर ने झरझरी लेकर कार ड्राइव करते एलियार की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त एलियार ने उसे देखा था। अपनी तरफ देखती समीन की तरफ एक मुस्कुराहट उछाली। समीन ने एतराफ किया, आम से उस लड़के की मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, खलूस और हर रियाकारी से पाक। तुम्हारे बाबा को किसी रिश्तेदार की मौत पर उनके घर जाना पड़ा तो वो लेने नहीं आए, इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम खुद चली जाओगी। पहले कभी अकेले नहीं गई हो? उसे बताकर अब बहुत नॉर्मली पूछ रहा था। गई हूँ, मगर आज वो जिद करके अपने साथ ले जा रही थी और वो इससे आगे नहीं बोल पाई थी। आंसुओं का गोला गले में फंसा था। एलियार समझ सकता था कि उसकी क्या कैफियत है। आई अंडरस्टैंड, तुम कुछ मत सोचो, अब कुछ नहीं होगा। ये एलियार जैन अली का तुमसे वादा है, तुम्हारी हिफाजत करेगा जब तक ये सांसें चल रही हैं। समीर ने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो क्या था, कौन था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस आंखों से आंसू बहे थे। एलियार ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं पर उंगली रखी थी। समीन बुत बन गई। वो सारे जहां की मोहब्बत अपनी आंखों में भरे उसके आंसू साफ कर रहा था। अब कभी मत रोना, जिंदगी का सामना रोते हुए नहीं, मजबूती और बिना खौफ के करो, और हर मोड़ पर बस खुदा का दामन पकड़ लेना, वो कभी मायूस नहीं करेगा तुम्हें। वो उससे नरमी से बोलकर सीधा हो गया। मुझे घर जाना है। समीन उसकी तरफ से निगाह हटाकर बहुत आहिस्ता से बोली थी, बस कुछ देर, तुम्हें पूरी हिफाजत से तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है, तुम एतबार कर सकती हो। समीन इस बार कुछ नहीं बोली थी। ना जाने क्यों उससे अब कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उससे उसका कोई बहुत ही मजबूत रिश्ता हो और इससे ज्यादा कोई एतबार के लायक नहीं। इसी एतबार के ताल्लुक से वो बिना कुछ बोले एक अजनबी जगह पर और उस अजनबी के साथ बैठी थी। वेटर टेबल पर खाना लगा चुका था। समीन को वाकई भूख महसूस हो रही थी। आज तो नाश्ता भी नहीं किया था। अब खाना देखकर भूख चमक गई थी। खाओ ना, तुम भूखी होगी, चलो शुरू कर दो। सामने बैठे एलियार ने उसकी प्लेट में खुद खाना सर्व किया था। समीन ने चुपचाप खाना शुरू किया था। एलियार खाते हुए चुपके चुपके उसे देख भी लेता, बल्कि यूं कहना ज्यादा सही होगा कि अपनी नजर से उसे भर रहा था। दोनों ही खामोश थे, मगर ये घड़ियां लगातार कुछ कह रही थी। समीर ने चमचे की मदद से चावल मुंह में डालते हुए चोरी से उसे देखा। वो अब कुर्सी से टेक लगाकर कोल्ड ड्रिंक का गिलास होंठों से लगाए सिप लेता आसपास के नजारे देख रहा था। ये होटल टेरेस का खुला हिस्सा था और इतना खूबसूरती से सजा हुआ था कि समीर यहाँ आकर बहुत अच्छा फील कर रही थी। नरम नरम हुआ, सामने बहता दरिया, ये सब तो बस उसने टीवी में देखा था। उसकी तो दुनिया बहुत महदूद थी, मगर ऐसा निकलना ही नहीं हुआ और अब उसने फिर से उसकी तरफ देखा। अब उसे ही देख रहा था। समीन के देखने पर मुस्कुरा दिया। वो सटपटा कर चमचा रख चुकी थी। खाना खाओ, एलियार उसे ही देख रहा था। नहीं बस, जल्दी से कहकर अपना सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उठा चुकी थी।
एलियार ने ग्लास टेबल पर रखकर अपना मोबाइल निकाला। क्या मैं तुम्हारी पिक्स ले सकता हूँ? उसके पूछने पर समीन ने बस उसकी तरफ देखा था और सर हिला दिया। एलियार बस मुस्कुरा दिया। फिर वहीं बैठे बैठे कितने पोज उसने लिए थे, समीन बस उसे देखती ही रही थी। थैंक्स मुझ पर एतबार करने का। कार उसके घर के गेट पर रोककर वो समीन से मोहब्बत से बोला था। समीन बस उसकी तरफ देखकर अपना बैग संभाल कर डोर खोलने ही लगी, मगर ये क्या, वो अब उसका हाथ थाम चुका था। उसके हाथ पकड़ने से ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। आई लव यू वेरी मच समीन, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी पूरी कायनात। कैसी दीवानगी थी उसकी आंखों में। समीन जहां थी वहीं थम गई। उसके हाथ को थामे वो तो अपना दीवाना लगा था। समीन नादान सही, मगर ऐसी भी नादान नहीं थी कि मोहब्बत भरी उसकी आंखें पहचान नहीं पाती। वादा रहा, जब तक जिंदा रहूंगा बस तुम्हारा रहूंगा, तुम्हें पूजने की हद तक चाहूंगा, एक अज़म से कहकर उसके हाथों को आंखों से लगाकर अपने होंठों तक लाया था। सॉरी, माफ कर देना। समीन को लगा जैसे उसके हाथों पर किसी ने अंगारे रख दिए हों। वो होंठ नहीं थे, जैसे आग जिसकी जलन दिल तक पहुंच रही थी। एक झटके से अपना हाथ खींचकर वो डोर खोलकर भागते कदमों से अपने घर के गेट तक पहुंची थी। एलियार वही बैठा उसे जाता देखता रहा था। एलिस ऑन हो गई है, किसी ने उसे आवाज दी तो एलियार जैसे माजी से निकलकर हाल में आकर आंखें खोल चुका था। बड़ी माँ उसका सर सहला रही थी। वो न जाने कब समीन के पास लेटा उसे देखते देखते माजी में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला और आंख लग गई। जाओ, जाकर नमाज पढ़कर आकर सो जाना, बड़ी माँ प्यार से कहकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। एलियार ने गर्दन मोड़कर अपनी जिंदगी की तरफ देखा। वो अब भी बेखबर थी। जख्मी हाथ उसके सीने पर रखा हुआ था। वो उदासी से मुस्कुरा दिया। झुककर उसकी पेशानी चूमकर वो उसका हाथ बहुत ही एहतियात से अपने सीने से हटाकर तकिए पर रखकर वो उठकर बैठ गया। फिर बेड से उतरकर समीन के ऊपर कंबल डालकर वो रूम से निकलकर बाहर चला आया था ताकि नमाज पढ़ सके। मैं ऐसा करती हूँ, समीन बेटी को अपने पोर्शन की तरफ ले जाती हूँ कुछ दिन के लिए। जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम ले जाना इसे अपने साथ। कार जैसे ही गेट से अंदर दाखिल हुई तो बड़ी माँ ने अपने पास बैठी खामोश सी समीन का हाथ थाम लिया। ड्राइविंग सीट पर बैठे एलियार ने बैक मिरर से बेहद उदास नजर आती समीन की शक्ल देखी। नहीं पुप्पो, समीन को मैं अपने ही पोर्शन में ले जाऊंगा। आपकी तरफ समीन का रहना मुझे सही नहीं लगता। फिलहाल इस रात जो हुआ, किसने ऐसा किया था अभी पता नहीं चला है। मेरे रूम के पास है समीन का रूम, इस तरह मैं कम से कम इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। उसने बहुत ही नरमी से बड़ी माँ को समझाया। समीन कुछ नहीं बोली थी। वो वहाँ रहे या उस तरफ, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी हैसियत, अपनी कीमत वो पहचान गई थी। उसकी तो कोई मर्जी थी ही नहीं। उसे लग रहा था वो अपने बाप और शोहर के हाथों का खिलौना बन गई है, जो जैसे चाहे अपनी मर्जी से उससे खेले। अजीब सी बेहिसी सारे वजूद पर छाई हुई थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कोई तो अपना नहीं था जो सिर्फ उसका हो। एक बाबा थे, उन्होंने भी उसे बिल्कुल भुला दिया था। अगर वो उनकी सगी औलाद होती तो क्या वो उससे इतना लापरवाह रह सकते थे? समीन फिर से वहीं पहुंच गई थी जहां से उसने शुरुआत की थी, सबसे बदगुमान हर रिश्ते से शौकी। एली कौन था जो इतनी आसानी से हमारे घर में घुसकर ये हरकत कर सकता है? बड़ी माँ बहुत फिक्रमंदी से समीन की तरफ देखकर उसे पूछने लगी। खुद समीन भी अब लाताल्लुकी नहीं दिखा पाई। दिल में अजीब सा खौफ जो बैठ चुका था। मैं पता लगा लूंगा पुप्पो, आप परेशान ना हो। एलियार की तसल्ली पर समीन दिल ही दिल में जल गई। जान उसकी ली गई और तसल्ली पुप्पो को। वो फिर से उससे बदगुमान होकर नाराज हो चुकी थी। उतरो बेटा, क्या सोच रही हो? बड़ी माँ एक बात पर समीन एकदम से सोचों से बाहर निकल आई। तेजी से पैर खुले दरवाजे से बाहर निकाले थे। एलियार बैक डोर खोलकर खड़ा उसे ही देख रहा था, जिसका चेहरा हर एहसास से खाली था। जमीन पर कदम रखते ही पाँव जरा सा लड़खड़ाते तो एलियार ने फौरन उसका बाजू थामा था। डोंट टच मी, मैं चल सकती हूँ। उसका हाथ बेदर्दी से झटक कर वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी थी। एलियार की पेशानी पर बल पड़ गए। हमेशा की तरह उसका गुस्सा, उसकी मोहब्बत शदीद ही रहती थी। चुप से खड़े एलियार के बाजुओं पर बड़ी माँ ने तसल्ली देने वाले अंदाज में थपकी दी। वो मुस्कुरा भी नहीं पाया था। निगाहें धीरे धीरे अंदर जाती समीन पर जमी थी। समीन, आ गई तुम?
नीलम कहते हुए भागी भागी समीन के पास आकर रुकी, फिर बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया। समीन चुप सी खड़ी रही। कैसी जर्द जर्द हो रही हो तुम, इतना खून बह गया तुम्हारा। नीलम उससे अलग होकर फिक्रमंदी से समीन का चेहरा देख रही थी। नीलम, समीन को अंदर ले चलो, बच्ची थक गई खड़े खड़े। नीलम यहाँ सारा हाल पूछना शुरू हो जाती कि बड़ी माँ ने प्यार से टोक दिया। उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ। चलो समीन। नीलम अपनी गलती पर अपने सर पर हाथ मारकर समीन को सहारा देकर अंदर ले आई। एलियार और बड़ी माँ उनके पीछे थे। फिर कुछ देर वहीं लाउंज में वो बड़ी माँ और नीलम के हमरा बैठी रही थी। एलियार अपने रूम में जा चुका था, उसे ऑफिस भी जाना था, इसलिए वो तैयार होने के लिए अपने रूम में चला गया था। नीलम, समीन को अपने रूम में ले जाओ, इसे आराम करने दो, मैं भी जरा आराम कर लूं। बड़ी माँ कहकर उठ गई। अब वो थक गई थी। 2 दिन से वो हॉस्पिटल में थी, अब थकान सी महसूस हो रही थी। हालांकि एलियार और साकिब ने कितना कहा था वो घर चली जाए, मगर उनका दिल नहीं कहा ऐसे हालात में वो समीन और एलियार को छोड़कर आराम से घर बैठ जाएं। जी बड़ी माँ, आप भी आराम कर लें, मैं ले जाती हूँ समीन को एली के रूम में। नीलम उनसे कहकर फौरन खड़ी हो गई। समीन को उसके अपने रूम में ले जाओ नीलम, एलियार के रूम में नहीं। उसका बाप कह चुका है वलीमे वाली रात उसका एलियार से कोई लेना देना नहीं। इस घर में उसे रहना है तो अब ये अपने ही रूम में जाए। निगार की ठंडी ठार आवाज पर समीन के साथ साथ नीलम ने भी घूमकर उधर देखा जहाँ निगार अब आकर खड़ी हो गई थी। बड़ी माँ ने बहुत नागवारी से बनी संवरी निगार को देखा। अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि निगार कम ज़र्फ के साथ साथ बहुत ही बेहिस औरत भी थी। एक बार जो उन्होंने समीन का हाल जानने की कोशिश भी की हो, घर में इतनी बड़ी कयामत भी थी और वो उसी मसरूरियत और सरशारी में गुम है। मामी, समीन एली की बीवी है, इसका रूम भी वही है जो एली का है। वो नीलम थी जो किसी से डरने वालों में से नहीं थी। ताऊ से निगार को देखते हुए सच्चाई बताई। समीन सर झुकाए बस अपने खाली खाली हाथों को देख रही थी। किसने कहा ये एलियार की बीवी है? ये ताल्लुक जिस बस कागज तक का था। मेरे एलियार की बीवी तो वही बनकर आएगी जो मेरी मर्जी से आएगी। उनका मजाक उड़ाता लहजा, आंखों में बड़ी हकारत। समीन को अपना आप बहुत हकीर सा लगा था। नीलम से अपना हाथ छुड़ाकर वो भागते कदमों से लिविंग रूम से निकली थी। एलियार ने हैरत से तेज तेज कदमों से आती समीन को देखा। चेहरे पर दुख और आंखों से बहते आंसू। अपनी हथेली की पुष्ट से आंसू साफ करती वो भागी आ रही थी। क्या हुआ समीन, तुम रो क्यों रही हो? उसके पास आकर वो बहुत परेशानी से उसे कांधों से थाम चुका था। हाथ मत लगाओ मुझे, जलील इंसान। उसके हाथ अपने शानों से झटक कर वो पूरी कुव्वत से एलियार पर चलाई थी। आवाज इतनी तेज थी कि नीचे तक सबके कानों तक पहुंच गई थी। उसका गुस्सा, उसकी नफरत। एलियार ने लब भींचे और बहुत ही सख्त नजरों से उसे देखा। वही हाल समीन का भी था। उसे घूरते हुए वहां भर कर उसका कोट अपने हाथों में दबोच चुकी थी। क्यों आ जाते हो मेरे सामने? चले जाओ मेरी जिंदगी से तुम। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सवाए जिल्लत और हकारत के मुझे कुछ मिला ही नहीं है। आई हेट यू एलियार, आई हेट यू। तुमने मुझे तमाशा बना दिया है, तमाशा। उसके अल्फाजों में नहीं, उसके चेहरे पर अच्छाई नफरत पर भी एलियार को तकलीफ पहुंचाई थी। आंखों में सुर्खी सी छाने लगी। क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? क्यों आ जाते हो बार बार मेरे सामने मुझे एहसास दिलाने कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है? तुम्हारी वजह से हर बार मुझे जलील किया जाता है और कितना मुझे तुम लोग अपनी ही नजरों में गिराओगे। तुमसे मोहब्बत करके मैंने अपनी कीमत ही खो दी है। क्यों तुम कुछ नहीं कहते? हर मौके पर क्यों खामोश हो जाते हो? क्यों नहीं साबित करते वही जो तुम्हारे दिल में है? उसका कोट मुट्ठी में जकड़ कर उसे झंझार कर रोती हुई चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। उसकी आवाज सुनती बड़ी माँ और नीलम के दिल को जहाँ रंज पहुंच रहा था वही निगार के दिल पर जैसे कोई मरहम रख रहा हो। बरसों से जलती आग में जैसे कोई छींटे डाल रहा था। आज फिर से उन्होंने नौशी को हरा दिया था। उनकी गर्दन में गरूर से तनाव आ गया। वो जीतती थी और हमेशा जीतती ही रहेगी। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा, कुछ नहीं साबित करूंगा। जो तुम समझती हो समझती रहो, एलियार ने सर्द आवाज में कहते हुए एक झटके से समीन के हाथों से अपना कोट छुड़ाया था। तुम्हें खुद को हम सब का बस अजियतों में मुब्तला करना अच्छा लगता है ना? करो,
तुम बस अपने आप को मजलूम साबित करते हुए मेरे दिल के टुकड़े करती रहो, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन फॉर एवरीथिंग। बहुत आहिस्ता आवाज पे कहते हुए वो समीन को सुर्ख आंखों से घूर रहा था। तुम्हें देनी होगी सफाई, करना होगा साबित। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अपनी ही जात पर बार बार इन्हें कीचड़ उछालते हुए। मैंने ही सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं की है, जो सिर्फ मुझे ही सजा दी जा रही है। समीन दर्दो गम से फिर से चीखी। वो इस वक्त अपने होश में नहीं थी। क्यों साबित करूं वो जुर्म जो मैंने किया ही नहीं? मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। जो किया मैंने उस रात तुमसे माफी मांग ली, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं समीन। मुझे तौहीन बर्दाश्त नहीं। हर बार जो तुम मेरा गिरेबान पकड़ कर खड़ी हो जाती हो ना, खुद पर एक निगाह डालो कि तुम। वो बोलते बोलते चुप हो गया। सीढ़ियों से ऊपर आती टर्न से मुस्कुराती निगार को देखकर वो समझ गया कि समीन क्यों भड़की हुई थी। अब समझ में आया कि उसके रोने की वजह क्या थी। व्हाट हैपेंड एली? क्या हो गया? तुम तो कम से कम अपनी क्लास का ख्याल रखो। जाहिल गंवारों की आदत होती है चीख चिल्लाकर बातें सुनाने की, बट यू आर अ कल्चर्ड पर्सन। तुम्हारा ये स्टैंडर्ड है? क्या सोचेंगे घर के मुलाजिम? इन दोनों के करीब आते हुए वो बड़ी हकारत से समीन को देखते हुए एलियार से बोली थी। एलियार ने खामोशी से उन्हें देखा। वहीं समीन एक झटके से उनकी तरफ मुड़ी थी। जी कोई कुछ नहीं सोचेगा। इस घर के मुलाजिम इससे पहले भी किसी की जाहिलों और गंवारों से भी बदतर गिरी हुई बातें सुन और देख चुके हैं। तब वो भी अपनी क्लास और अपना स्टैंडर्ड भुलाकर एक जाहिल औरत का नमूना पेश कर रही थी। वो अंगारें चबाते हुए निगार को देख रही थी। निगार के सर से लगी तलवों पर बुझी। खुद एलियार का मुंह खुल गया और उसका ये रूप देखकर। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? पल में ही सारी क्लास भूलकर वो चीखी। उनका बस नहीं चल रहा था समीन का गला दबा दे। मैंने नाम नहीं लिया, अब आप खुद समझ गई तो वो आप ही होंगी। उसके सुकून से तंजिया कहने पर निगार की आंखों से शोले निकले। समीन, बिहेव योरसेल्फ, अपने रूम में जाओ अभी और इसी वक्त। एलियार ने बात बिगड़ने के डर से उसे सख्ती से टोक दिया। उसका हुक्म चलाता लहजा समीन और भड़की थी। तमीज तुम खुद को और अपनी माँ को सिखाना। तुम्हारी बीवी हूँ, कागज ही सही, मगर मुलाजमा नहीं जो तुम्हारा ऑर्डर मानूं। तुम्हारा मुंह नोच लूंगी अगर मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश भी की। वो उसके तुरखकार कहने पर वो उसे घूर कर रह गया। अब लड़ाका के साथ साथ वो बदतमीज भी हो गई थी। एलियार ने दांत किचकिचा कर उसे देखा था। ओ, एक रात मेरे बेटे के साथ क्या बिता ली, तुम्हारी तो जुबान ही खुल गई। तुम अपनी औकात पर आ गई। निगार ने सीने पर हाथ बांधकर वो तीर चलाया जो सीधे समीन के दिल पर लगता था। एलियार ने बस अपने बाल नोचने की ख्वाहिश की थी। उसके घर में भी सास बहू का ड्रामा शुरू हो चुका था। औकात तो मैं समझ गई अपनी, और अब आप भी समझ लीजिए। भले आपकी नजरों में मेरी कोई भी अहमियत नहीं सही, मगर मैं एलियार जैन अली की बीवी और इस घर की बेटी हूँ, और इस हैसियत से अपने किरदार पर कोई हरफ अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक एक लफ्ज पर जोर देकर वो उन्हें आग पर बिठा चुकी थी। एलियार इस बार संजीदगी से समीन का लाल भभूका चेहरा देखा। दिल ही दिल में उसकी जुर्रत पर उसे आफरीन कहा। निगार उसे कच्चा चबाने के लिए घूर रही थी। और एक बात, आपके बेटे के साथ किसने अपनी मर्जी से रात बिताई? आप खुद इससे पूछ लें, जो बड़े शौक से ये काम करता है, और इसे समझा भी दें कि फिर वो कोई शर्त मानकर मेरे साथ रात बिताने ना आ जाए, क्योंकि आपके बेटे को मेरे साथ रात बिताने का बहुत शौक है। अपने कल्चर्ड बेटे की शायद आपने ये नहीं सिखाया कि अपने नफ्स पर कैसे काबू रख सके। चबा चबा कर कहती वो इन दोनों को घूरती अपने रूम में घुस गई थी। वो उन्हें ही क्या, एलियार को भी अच्छे से समझा गई थी। एलियार का दिल कहा रख कर इसे एक थप्पड़ लगा दे। देखा तुमने, अब जान लिया तुमने इसे। बड़े हमायती बनते थे, बड़ा सर चढ़ा लिया ना तुमने। देख लिया ना इसकी जुबान, मुझे क्या, तुम्हें भी जलील करके रहेगी ये। निगार जैसे तवे पर बैठ चुकी थी। एलियार बिना कुछ बोले बस उन्हें एक नजर देखकर वहां से निकल गया। उसके ये अंदाज निगार बस दांत कचकचा कर रह गई। बहुत हो गया ये रोना धोना, खुद को जलील करवाना। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मिस्टर एलियार कि मैं क्या चीज हूँ। मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि घड़ी घड़ी हर कोई मुझे जलील करता जाए। अपने रूम में आकर समीन टहलती हुई लगातार ऊंची आवाज में बोलकर
اپنی بھڑاس نکال رہی تھی، سینے میں جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی۔ برداشت تھی کہ اب ختم ہو چکی تھی اور اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا اب وہ نگار سے یا کسی سے بھی دب کر نہیں رہے گی۔ اس ایلیار کی تو موٹی سی گالی دے کر بھی غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اٹھی تھی، مٹھیاں شاید زیادہ ہی بھینچ لی تھی کہ کلائی میں درد سا ہونے لگا تھا۔ اللہ! اپنی کلائی دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر وہ درد سے کراہی۔ میں درد سے تڑپ رہی ہوں، بجائے میرا حال جاننے کے بس مجھے ہی باتیں سنائی جا رہی ہیں، حکم چلایا جا رہا ہے۔ کیسے بول رہا تھا، بدتمیز! میں کیوں دوں ثبوت؟ میرا کوئی قصور نہیں، میں کچھ ثابت نہیں کروں گا۔ اس کی تو اس نے غصے سے ایلیار کی نقل اتارتے گالی بھی دے دی۔ یہ سب بولتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ تو 2 دن سے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ رہا تھا، ہر وقت خیال رکھتے ہوئے دن رات پریشان رہا تھا، ساتھ ہی اس کی ناراضگی بھی برداشت کی تھی۔ اب بھی شروعات اس نے ہی کی تھی، وہ بیچارہ تو بس گھبرا کر اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ سمین کلائی چھوڑ کر ایک بار پھر کھڑی ہو گئی۔ سارا قصور تمہارا ہے، صرف تمہارا، ایلیار زین علی، اور اس قصور کے لیے اب میں سبق سکھاؤں گی، دیکھ لینا تم۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے ایلیار اس کے سامنے کھڑا ہو، انگلی اٹھا کر وہ بھی مڑی تھی کہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ بڑے آرام سے کھڑا، اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، چہرے پر بس سنجیدگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ کیوں آئے ہو؟ سمین کا پارا فوراً ہائی ہوا تھا، بھڑک کر چلائی۔ ایلیار کچھ بولے بغیر آگے بڑھا۔ سمین پھر سے چیخی، نکلو میرے روم سے! انگلی کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ایلیار نے مڑ کر ڈور لاک کر دیا اور پھر سے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ باہر میں نے تم سے جو کہا وہ شاید تم نہیں سنا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر طنز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں سنا تھا نا؟ پورے کا پورا کان کھول کر سنا تھا، وہ بس اتنا بولا۔ سنا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ آئندہ میرے روم میں داخل بھی مت ہونا، ابھی کے ابھی۔ باہر دانت پیستی وہ بڑے غصے سے دروازے تک گئی تھی، جھٹکے سے دروازہ کھول کر اسی غصے سے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھی اور پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینا چاہا، مگر 1 انچ بھی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں پا۔ مجھے اپنے نفس پر قابو نہیں ہے نا، اس لیے آیا ہوں۔ سمین کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنی گرفت میں جکڑ لیے۔ نفس پر قابو کیوں کر ہو، جب بیوی اتنی حسین ہے میری، بھلے کاغذ ہی سہی پر ہے تو پھر اپنے حقوق لینے پر حرج ہی کیا ہے؟ ایلیار بھرپور طنز بھری مسکراہٹ سے بولتا اسے جھٹکا دے کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سمین سر سے پیر تک تپ گئی۔ تم؟ اس نے دانت پیستے ہوئے اس کے شانوں کو مٹھی میں دبوچ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ تم واقعی 1 نمبر کے مکار، دھوکے باز اور کمینہ، اور زبان وہیں رک گئی۔ کہو تو میں آگے بول کر ہیلپ کر دوں۔ ایلیار اس کی کمر میں گرفت سخت کرتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارے جیسے فراڈ یہ انسان سے مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، چھوڑو مجھے تم، ورنہ وہ تمہاری ممی ہے نا، ان کی میں۔ وہ لگاتار اس سے خود کو چھڑاتے ہوئے غصے سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ ادب سے، وہ تمہاری ساس بھی ہے۔ ایلیار نے آنکھیں دکھا کر تیزی سے ٹوکا۔ ہاں بس مجھے سکھاؤ ادب، ان کے آگے تو منہ میں دہی جم جاتا ہے، جیسے بہرے ہو جاتے ہو۔ سمین سر سے پیر تک جل گئی، خود کو چھڑانے کی کوشش بھی ترک کر دی۔ کلائی میں جو درد ہونے لگا تھا، میں اگر تم دونوں کے بیچ میں بولا تو تیسری جنگ چھڑ جائے گی، اس لیے مجھے اپنی ساس بہو والے ڈرامے میں مت گھسیٹو۔ تمہارا مسئلہ ہے، تم سلجھاؤ، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ ایلیار نے کاندھے اچکاتے ہوئے اسے بازوؤں سے آزاد کر دیا، مگر اس کی بات پر سمین غصے سے سراپا جل گئی۔ نہیں نہیں، تم بس کھڑے تماشا دیکھنا، کبھی اس رات، کبھی آج، اور نہ جانے کب تک یوں ہی میری بے عزتی ہوتی رہے گی، اور تم بس چپ منہ میں گھنگنا ڈالتے ہوئے بیٹھے رہنا۔ ہاتھ اونچا نیچا کر کے اسے طنز سے کہتی ایلیار اسے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کا لڑنے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ کبھی دہی، کبھی جھنجنا، اور بھی کچھ ہے جو منہ میں ڈالا جا سکتا ہے بند کرنے کے لیے؟ مجھے بتاؤ تمہارے، میں ڈال دوں؟ اس کے منہ بنا کر کہنے پر سمین نے ناک بون چڑھائی۔ نکلو میرے روم سے، ابھی کے ابھی۔ پھر اسے دھکا دیتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ رکی اور 1 منٹ، تمہیں اب خیال نہیں آیا کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ سب کو پتہ چل جائے گا نا، تم تو اب
अलग हो चुके हो मुझसे, अब हम बस नाम के मियाँ बीवी हैं। और अपनी मम्मी से पूछा था कि नहीं कि मैं कागज बीवी के रूम में जा रहा हूँ, जाऊं या पूछ के तो आऊं। उसके सीने पर हाथ रखे हुए बहुत प्यार से तंज करती उसे देख रही थी। एलियार ने बस एक ठंडी सांस भरी। अब कुछ और बोलकर उसका अपना दिमाग चटवाने का बिल्कुल मूड नहीं था। वैसे भी वो ऑफिस को लेट हो रहा था। मैं ये मेडिसिन लाया था जो कार में रह गई थी, अभी मुलाजमा से कहा है वो जूस भी ला रही होगी। पहले इसे पी लेना फिर मेडिसिन लेना, वरना दर्द बढ़ जाएगा। अपने सीने पर रखे उस हाथ को हटाकर उस वही जख्मी कलाई थाम कर वो बहुत प्यार से हदायतें देता बोला। फिर उसकी कलाई छोड़कर मेडिसिन बेड के साइड टेबल पर रखकर चेक भी करने लगा। समीन अब चुप हो गई। अब की हिम्मत नहीं पड़ी उसे कुछ और सुना डाले। बस चुपचाप बेड पर बैठकर सर झुकाकर अपनी कलाई पर बंधी पट्टी देखने लगी। एहलकार ने सर उठाकर उधर देखा। शोला ज्वाला बनी समीन अब चुप सी बस सोचों में गरक थी। मेडिसिन रखकर वो उसके पास आ गया। उसने सर उठाकर एलियार की तरफ इस उम्मीद से देखा कि हर बार की तरह वो अब फिर से उसे मना लेगा और फिर वो उसके सीने पर सर रखकर अपने सारे गम कह देगी। उसका गुस्सा खत्म हो रहा था और दिमाग भी ठंडा होने लगा। आराम कर लो, थक गई होगी लड़ते लड़ते। मैं रोज ही मिलूंगा, लड़ती रहना जब तक दिल चाहे। अभी आराम करो और जुबान को भी आराम दे दो। बेचारी, उसे भी तो आराम चाहिए होगा, 3 दिन से चल रही है। वो बड़े आराम से कहता उसे तपा चुका था और जमीन जलकर खाक ही हो गई। खा जाने वाली नजरों से उसे देखते हुए पहले उठकर अपने सामने खड़े एलियार को जोर का धक्का दिया और फिर से औंधे मुंह बेड पर गिर गई। एलियार होंठ गोल किए बस उसे बेड पर बैठता और फिर औंधे मुंह लेटता देखता रहा था, अपना चेहरा तकिए में छुपाए। अब वो शायद रोने लगी थी। वो होले होले चलता बेड के करीब आकर खड़ा हो गया। माई पेपर वाइफ, इस तरह अपने पेपर हस्बैंड के सामने नाराज नाराज होकर लेटने का क्या मतलब है? आप चाहती हैं मैं आपको मनाऊं, और अगर मैं मनाते मनाते खुद पर काबू नहीं रख सका तो? उसने कहते हुए तो को लंबा खींचा। समीन एक झटके से सीधे हो गई। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था मगर आंसुओं का नामो निशान नहीं था। मैं समझा तुम रो रही हो, आज रोना नहीं है। उसने समीन को भड़काने की पूरी कोशिश की। बहुत रो चुकी, अब तो रोगे तुम, मैं तुम्हारी तरह तमाशा देखूंगी। आराम से बेड से टेक लगाकर उसने अपने पैर पर पैर चढ़ाए। अच्छा, मेरा इरादा तो बस तुम्हें रुलाने का है, वो भी प्यार में। उसके पास बैठते हुए एलियार ने इस बार उसके पांव पर अपने हाथ रखे। समीन के चेहरे पर जरा सा हया का रंग गुजरा। उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। तुम शायद शर्मा रही हो, मैंने तो आपकी बात ही दोहराया है। बकौल आपके मुझे अपने नफ्स पर काबू जो नहीं है। और आई हेट यू, आई हेट यू, गेट लॉस्ट, कमीने जलील, निकल जाओ मेरे रूम से। वो शेरनी की तरह तकिया उठाकर उस पर झपटी और अगर एलियार हटता नहीं तो वो अच्छे से उसकी खातिर काट चुकी थी। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भरा। अब भागते कहाँ हो बुज़दिल इंसान, तुम्हारा तो खून ही काट दूंगी मैं। समीर ने हाथ में पकड़ा तकिया उसकी तरफ पूरी ताकत से उछाला था जो सीधे उसकी पीठ पर लगा था। ओ, तो ये तुम्हारी गोली या तलवार है जिसे तुम मेरा खून खा रही हो? वो उसे आज जैसे जलाने गिलसाने की कसम खाकर आया था। तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से समीन की तरफ फेंका जो सीधे समीन के सर पर लगा। समीन ने मारे गुस्से से गुलदान उठाकर उसकी तरफ फेंका था। एलियार फुर्ती से ना हटा होता तो वो जरूर सर फोड़ चुका होता। पहले तुम कम पागल थी, अब पूरी हो गई हो, उसे घूर कर बोला तो समीर ने इस बार टेबल से टाइम पीस उठाकर उसे दे मारा। मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसे जंगली से मुंह लगने आ गया। वो अपनी खैर मनाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। आना अब मेरे सामने, तुम्हारा सर नहीं फोड़ा ना, मेरा नाम बदल देना। समीन वहीं बेड पर बैठे बैठे डोर की तरफ देखती चला कर बोली, मरहुमा डाकू फूलन देवी रख लेना, सर अंदर डालकर कहते हुए फिर उसी तेजी से उसका सर गायब हो गया। समी ने इस बार दूसरा फ्लास्क उठाकर पूरी कुव्वत से दरवाजे की तरफ मारा। अल्लाहु अकबर, आज बच गया मैं, वाकई अल्लाह तू ही बचाने वाला है। अपने पीछे फिर से कुछ टूटने की जोरदार आवाज सुनकर एलियार के मुंह से निकला था, छोटे साहिब जूस। कॉरिडोर पर खड़ी मुलाजमा ने डर का ट्रे आगे बढ़ाया। खूनख्वार बनी समीन बीबी के कौन सामने जाए।
کل میرا فاتحہ کا کھانا سب کو کھلوانا ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بہت سنجیدگی سے بولا۔ اللہ نہ کرے جی، ملازمہ نے فوراً کہا۔ تو یہ نہ ہو کہ سب فاتحہ خوانی کروائے اور زرداں اڑائے، اس لیے جوس کا گلاس تم لے جاؤ۔ اب کی مجھے دیکھ کر وہ سیدھے یہ گلاس چھری کی طرح استعمال کرے گی، وہ حکمیہ انداز میں کہہ کر سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگ گیا۔ اس لڑائی میں وہ آفس کے لیے پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا اور اب فوراً پہنچنا تھا۔